प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार पीजीटी इकोनॉमिक्स शिक्षक आप लोगों को इकोनॉमिक्स आज साइंस कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप लोग मिलान कर सकते हैं आप लोगों ने कितना सही किया। और आर्ट्स के बच्चे जो लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट दिन है वो लोग इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन उन लोग का भी आएगा और हो सकता है एक दो क्वेश्चन इससे आ जाए। तो प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। हम लोग फटाफट आंसर को मिला लेते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी निकलते हैं जैक का आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। तो पहला आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो आया था आपका, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का आकार होगा। तो जब अवसर लागत स्थिर होती है तो यहाँ पीसीसी जो है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, मतलब सीधे ही आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, एक सरल रेखा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है। सकारात्मक अर्थशास्त्र मतलब होता है जिसमें हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए, तो देनी चाहिए एक तरह का सुझाव दिया जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर है आपका, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए, ये भी एक तरह का सुझाव ही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, किस वस्तु में होता है, गिफिन वस्तु में होता है बच्चों। गिफिन वस्तु का यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। तीसरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हम बता चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप जो है निजी व्यक्तियों के हाथ या संस्थाओं के द्वारा होता है, तो ए हो जाएगा इसका। चौथा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है। तो यहाँ ऋणात्मक जो होती है तो पूर्ति वक्र तो होगा नहीं, क्या है कि पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है। बजट रेखा जो है उसका ढाल होता है माइनस पी एक्स बट्टा पी वाई। तो देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक होता है, इसलिए आपका बी आंसर हो जाएगा बजट रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा नंबर पर, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। तो यहाँ जो है लोचदार मतलब होता है कि मूल्य के परिवर्तन का प्रभाव मांग पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसको हम लोग लोचदार कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लग्जरी कार। बाकी ये सभी जो तीनों हैं ये आवश्यक और अनिवार्य वस्तु हैं, इसीलिए इसका लोचदार नहीं हो सकता, ये सभी बेलोचदार वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लग्जरी कार। छठा नंबर है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो कीमत क्या हो जाएगा, तो कीमत में आ जाएगी कमी। सातवां नंबर है आपका, जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्य के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है, तो उस वस्तु की मांग जो होती है वो लोचदार होती है बच्चों, क्या होती है, लोचदार, सी हो जाएगा। आठवां नंबर है, सम उत्पाद रेखा की ढाल होती है। सम उत्पाद वक्र की रेखा की ढाल कैसी होगी, तो हम लोग देखते हैं सम उत्पाद वक्र क्या है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यह क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ऋणात्मक ढाल वाली होती है, तो यहाँ डी हो जाएगा ऋणात्मक। नौवां नंबर है, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है, तो कच्चे माल की है तो बदलेगा, मकान का किराया, प्रति इकाई बिजली बिल, कमीशन, ये सब क्या है, अनिश्चित है, मतलब समय के हिसाब से ये लोग ये कच्चे माल की लागत बढ़ेगा, प्रति इकाई बिजली का बिल भी आपका बढ़ेगा जैसा आप यूज कीजिएगा, कमीशन अभी 100 रुपया ले रहा है, कमीशन 150 लेगा, तो ये सब बदलने वाला है। जबकि मकान का किराया जो है वो अधिकतर फिक्स रहता है, ये बढ़ता है 2 साल 3 साल पर बढ़ता है, तो इसीलिए ये आपका बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वां नंबर पर,
तो 10वां नंबर में है निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर श्रम का 4 इकाई लगाया है और पूंजी का 7 इकाई। उत्पादन कितना हो रहा है 25। उसके बाद श्रम का है जो 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया है 12 और 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। उत्पादन कितना बढ़ा 75। तो यहाँ पर एक गौर कीजिए कि 4 तिया 12 मतलब 3 इकाई बढ़ाया और 7 तिया 21 3 इकाई बढ़ाया। तो उत्पादन भी मेरा कितना बढ़ रहा है 3 ही इकाई बढ़ रहा है, मतलब 25 तिया 75 3 इकाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पैमाने का प्रतिफल क्या होगा, तो जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाते उसी अनुपात में यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल क्या है कि जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उससे अधिक अनुपात में उत्पादन आपका बढ़ेगा, तो ये वृद्धिमान होगा, लेकिन यहाँ पर आपका स्थिर हो जाएगा। मेरे हिसाब से है, यदि आपको ऐसा लगता है गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, परवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब। कब बराबर होता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये है आपका औसत उत्पाद और ये है आपका सीमांत उत्पाद। तो जहाँ पर ये क्या होता है अधिकतम होता है, देखिए बढ़ रहा है फिर यहाँ अधिक हो रहा है, वहाँ पर सीमांत उत्पाद इसको काटेगा, मतलब यहाँ बराबर हो जाएगा। तो आपका ए इसका करेक्ट 11 का ए हो जाएगा, औसत उत्पाद अधिकतम होता है। 12 नंबर है आपका, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म की संतुलन की शर्त है। तो संतुलन का शर्त ये बहुत बार बता चुके हैं बच्चों। संतुलन के 2 शर्त होते हैं, पहला एम आर बराबर एम सी और दूसरा शर्त है कि एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर पहला शर्त ही दिया गया क्या, एम आर बराबर एम सी, तो आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में, यहाँ ठीक से आया नहीं, वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका ठीक से आया नहीं, तो इंग्लिश में इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि इंक्रीज ऑफ 5% इन प्राइस, मतलब प्राइस कितना है 5%। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। इसको कहते हैं हम लोग प्रतिशत परिवर्तन मात्रा का, और इसको कहते हैं मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन। तो मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5, तो नीचे 5 बैठेगा और ऊपर कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 बैठ जाएगा। तो 5 को 8 भागा 5 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.6। तो आपका 13 का बी हो जाएगा 1.6। आप भागा लगा के देख लीजिएगा इस तरह 5 को 8 में, तो 1.6 आ जाएगा आपका। 14 नंबर है आपका, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में, अब बाजार में बहुत सारा चीज बिक रहा है, टमाटर बहुत सारा आ गया, तो क्या होगा, उसका मूल्य कमी होती है, उसका मूल्य घट जाएगा। क्योंकि ज्यादा आ गया, बेचने वाला खरीदने वाला आदमी कम रहेगा तो उसको कम दाम में ही बेचना पड़ेगा। 15 नंबर है आपका, निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलन कीमत क्या है। संतुलन कीमत का क्या ये है आपका कि जहां पर मांग और पूर्ति आपका बराबर हो जाती है वहीं पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। तो इसमें हम लोग को टेबल में देखना है कि मांग और पूर्ति कहां बराबर हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30-30 मांग और पूर्ति 30-30 क्या बराबर हो रही है, कौन कीमत पर 5 पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 5। 16 नंबर है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। तो समष्टि का अर्थ ऐसे व्यापक होता है और व्यापक का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ आपका बड़ा हो जाएगा। 17 नंबर है, मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो गिरता है। मुद्रास्फीति में वस्तु का दाम बढ़ता है और मुद्रा का वैल्यू गिरता है, इसलिए यहाँ आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, पूंजी के प्रासरमिक को क्या कहा जाता है। तो पूंजी का जो प्रासरमिक है उसको हम लोग ब्याज कहते हैं बच्चों। देखिए जो साहसी होता है उसका जो प्रासरमिक है उसको लाभ कहते हैं, श्रम का प्रासरमिक मजदूरी कहलाता है, भूमि का प्रासरमिक लगान कहलाता है। तो पूंजी का प्रासरमिक क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका।
19 नंबर है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन बहुत प्रसिद्ध किताब है और ये हमारे अर्थशास्त्र के पिताजी है। कौन? एडम स्मिथ। तो आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है आपका निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक की एक गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है जो प्रकृति से तैयार किया जाता है, प्रकृति ही उसको तैयार करती है, वैसा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गेहूं का जो उपजाना होगा वो प्राथमिक क्षेत्र का काम आ जाएगा। और यहाँ पर गेहूं से आटा तैयार करना, ये तैयार जब करता है विनिर्माण संबंधी काम जो आता है वो द्वितीय क्षेत्र का काम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। किसका? ए। 22 नंबर है आपका माल सूची में क्या सम्मिलित होता है? तो माल सूची में अविकृत निर्मित वस्तुएं, मतलब जो बनकर तैयार है, ठीक है, उसको बेचने के लिए, तो ये सम्मिलित हो जाएगा माल में। कच्चे माल तो सम्मिलित है। अर्ध निर्मित वस्तु भी बिक्री के लिए ही तैयार किया जाता है, तो ये भी, तो ये आपका डी हो जाएगा इनमें सभी। 23 नंबर है जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। का अंतर होता है आपका मूल्य ह्रास। तो आपका ए हो जाएगा क्या? मूल्य ह्रास। 24 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, इससे सरकार ही लेन देन कर सकता है, तो इससे आम जनता लेन देन नहीं कर सकता। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 25 है भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है? तो मुद्रा जो छापने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। 1 रुपया का नोट है सो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी नोट है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। 26 नंबर है आपका निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये फॉर्मूला ही है बच्चों, ये बता चुके हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा आई। तो ये आपका है आय में परिवर्तन, इसको कहेंगे निवेश में परिवर्तन। क्या के है आपका? गुणक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणक। कौन है, कहाँ है ऑप्शन में? बी में है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणक। 27 नंबर है आपका यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा? ये हम सुबह में बताए थे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला है एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एमपीएस का मान होगा 1 माइनस एमपीसी का मान दिया है 0.6, तो एक में 0.6 को घटा दीजिए तो 0.4 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी 0.4। 28 नंबर है आपका निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कर्ज। 29 नंबर है संतुलित बजट क्या है? संतुलित जहां होगा जहां दोनों बराबर हो जाता है, तो आय और व्यय जब बराबर हो जाएगा तो वो संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव का, एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं के व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 300 करोड़ रुपए निर्यात करता है, व्यापार संतुलन क्या होगा? तो व्यापार संतुलन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। फॉर्मूला क्या है? निर्यात माइनस आयात। अब आपको देखना है निर्यात कितना हो रहा है, तो निर्यात माइनस आयात हम लोग करेंगे। तो निर्यात हो रहा है 250 करोड़ रुपए का आयात होता है और 300 करोड़ का निर्यात, तो 300 माइनस 250 तो कितना बच गया? 50। तो 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है? सी ऑप्शन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।